अगर आज की कहानी आप अकेले में सुन रहे हैं तो मेरी माने कमरे की लाइट्स को ऑन कर दें, क्योंकि आज की कहानी में ऐसी वहशत है जो आपको अंदर तक हिला के रख देगी। आज की कहानी में एक ऐसी फैमिली है जो कभी नॉर्मल हुआ करती थी, लेकिन किसी ने हसद की वजह से उन पर ऐसा गंदा काला इल्म करा दिया कि जिसका मकसद सिर्फ मौत था। कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे सुनने वालों में किसी के पास कोई सच्चा खौफनाक वाकया मौजूद है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल और व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप वहां पर मुझसे अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं, मैं उसे चैनल पर ज़रूर नरेट करूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नया आने वाला सच्चा वाकया आप तक पहुंच सके। तो चलें कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी मेरे साथ शेयर की है नाइला ने। नाइला के अबू और उसके चाचू एक साथ कंस्ट्रक्शन का काम किया करते थे। नाइला का लिखना है कि उनका काम अच्छा खासा चलता था। नाइला के चाचू का घर भी नाइला के घर के बिल्कुल साथ ही जुड़ा हुआ था। नाइला की फैमिली में उसके अम्मी अबू और उसका एक छोटा भाई था। नाइला ने एक बिल्ली भी पाल रखी थी जिसका नाम स्मोकी था। जबकि नाइला के चाचू की फैमिली में चाचू चाची और उनकी दो बेटियां थी। चाचू का कोई बेटा ना होने की वजह से वो नाइला के छोटे भाई फैजान को ही अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। चाची हर वक्त फैजान के साथ ही रहती थी। अच्छी खासी इनकी जिंदगी गुजर रही थी कि फिर वो मनहूस रात आ गई। नाइला और इसकी दोनों कजन्स घर के सहन में बैठी हुई एक दूसरे को मेहंदी लगा रही थी कि अचानक से घर की छत से चाची के चीखने की आवाज आई। ये सब फौरन दौड़कर चाची की तरफ गए तो चाची ने इन्हें बताया कि वहां जरा फैजान को तो देखो। जब नाइला की नजर फैजान पर पड़ी, फैजान स्मोकी को दुम से पकड़कर छत से नीचे लटका रहा था। नाइला ये देखते ही दौड़ पर फैजान के पास गई और उसने फैजान से जाकर स्मोकी को खींच लिया। फैजान चुपचाप खड़े हुए बस नाइला को घूरी जा रहा था। नाइला को ये बात काफी अजीब लगी कि फैजान तो स्मोकी से इतना ज्यादा प्यार करता है, हर वक्त उसके साथ ही खेलता रहता है, लेकिन आज अचानक से फैजान ने ऐसी हरकत क्यों कर दी। नाइला के अबू ने फैजान को खूब डांटा, लेकिन अजीब बात यह थी कि फैजान बस चुपचाप खड़ा हुआ अबू की डांट सुनता जा रहा था। उस रात नाइला ने स्मोकी को अपने साथ ही सुलाया और सब इस बात को इग्नोर करके अपने काम काज में लग गए। ऐसे ही दिन गुजरते गए। नाइला का लिखना है कि एक दो दिन गुजरने के बाद ये सब इकट्ठे बैठे हुए खाना खा रहे थे कि नाइला ने नोट किया कि स्मोकी फैजान को काफी घूर घूर कर देख रही है, जैसे बिल्लियां किसी अननोन पर्सन को देखती है तो डर के मारे आवाजें निकालती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह स्मोकी भी फैजान को देखकर आवाजें निकाल रही। अभी नाइला ये सब नोट कर ही रही थी कि उसी वक्त फैजान ने प्लेट को उठाकर स्मोकी की तरफ दे मारा। अल्लाह ताला का शुक्र, स्मोकी बच गई। नाइला के अबू ने फैजान को खूब डांटा, तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो। लेकिन आज भी उसी तरह फैजान बिल्कुल चुपचाप अपने अबू की डांट सुनता रहा और आगे से एक लफ्ज न बोला। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। फैजान की हरकतें काफी ज्यादा अजीब होती जा रही थी। जो फैजान कभी हर वक्त हंसता खेलता हल्ला गुल्ला करता रहता था, वो फैजान अब खामोश बस एक कोने में बैठा रहता था। सबको फैजान की काफी टेंशन होने लगी थी कि फिर एक दिन फैजान के स्कूल से कॉल आई। जब नाइला के अबू फैजान के स्कूल गए तो उन्हें वहां जाकर मालूम हुआ कि फैजान ने अपने साथ बैठे हुए बच्चे के कान पर इतने जोर का चक मारा है कि उसके कान से खून निकल आया है। फैजान को स्कूल वालों ने स्कूल से निकाल दिया
क्योंकि जिस बच्चे पर फैज़ान ने हमला किया था, उस बच्चे के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे थे। फैज़ान के अब्बू फैज़ान को घर लाए और घर लाकर उसकी खूब पिटाई की, लेकिन फैज़ान चुपचाप हमेशा की तरह बस खामोश खड़ा हुआ, सब कुछ सहता जा रहा था। उसका ये रवैया देख-देख कर अब उसके अब्बू भी परेशान होने लगे थे। उसके अब्बू ने फैसला किया कि मैं कुछ दिन फैज़ान को अपने साथ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लेकर जाऊँगा। हो सकता है ये लोगों से मिले-जुले तो इसके रवैये में थोड़ा बदलाव आए। फैज़ान के अब्बू अब फैज़ान को अपने साथ काम पर लेकर जाने लगे थे, लेकिन फैज़ान वहाँ पर भी चुपचाप बस एक कोने में बैठा हुआ कुछ ना कुछ सोचता रहता था। वो बस गर्दन झुकाए हुए खामोशी से किसी न किसी कोने में पड़ा रहता था। अब सब फैज़ान की इन हरकतों से काफ़ी परेशान हो चुके थे। ऐसे ही दिन गुज़रते जा रहे थे कि फिर वो रात आ गई कि जिस रात नाइला की फैमिली में सब कुछ बदल के रह गया। नाइला का कहना है कि उस रात मेरे अब्बू आधी रात को पानी पीने के लिए उठे, तो उनको घर के सहन से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अब्बू ने जब सहन में जाकर देखा, तो वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। स्मोकी सहन में आगे आगे भाग रही थी और फैज़ान उसके पीछे पीछे ऐसे भाग रहा था जैसे कोई जानवर अपने शिकार के पीछे भागता है। ये देखकर फैज़ान के अब्बू ने फैज़ान को गुस्से से आवाज दी, फैज़ान, ये तुम क्या कर रहे हो? यह सुनने के बाद फैज़ान आज खामोशी से खड़ा नहीं हुआ, बल्कि फैज़ान ने अपने अब्बू पर इस तरह हमला कर दिया जैसे कोई जानवर अपने शिकार पर हमला करता है। शोर की आवाज सुनकर नाइला और उसकी अम्मी भी उठकर आ गई। इन सब ने मिलकर फैज़ान को बहुत मुश्किल से संभाला और रात तो किसी न किसी तरह गुजर गई। सुबह होते ही नाइला के अब्बू ने सबसे पहले मस्जिद के मौलवी साहब को घर लाया और उनको सारी बात बता दी। मौलवी साहब जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, उनको देखते ही फैज़ान भागकर अपने कमरे में घुस गया। घर वालों ने बहुत मुश्किल से फैज़ान को बाहर निकाला। मौलवी साहब की नजर जैसे ही फैज़ान पर पड़ी, मौलवी साहब ने कहा कि इस बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाकर खेलो। फैज़ान ये सुनकर अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद मौलवी साहब ने एक ऐसी बात बताई जो सुनकर इन सब की रूह कांप गई। मौलवी साहब ने बताया कि आपके बच्चे पर किसी ने बंगाली जादू करवा रखा है। ये इल्म इतना सख्त और इतना गंदा है कि ये इसको कब्र तक लेकर जाके ही छोड़ेगा। मौलवी साहब ने बताया कि इस इल्म का कोई तोड़ नहीं है। इस इल्म का तोड़ सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसने ये जादू खुद किया है। मौलवी साहब ने कहा कि ये जादू तुम्हारे किसी अपने ने हसद की वजह से करवाया है। अभी तो तुम्हारा बच्चा कुछ बोलता चलता फिरता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद तुम्हारा बच्चा बिल्कुल खामोश हो जाएगा और ऐसे बन जाएगा जैसे एक जिंदा लाश हो। मौलवी साहब की ये बात सुनने के बाद नाइला के घर में मातम सा छा गया था। हर चेहरे पर सिर्फ उदासी ही उदासी थी। नाइला का लिखना है कि वो दिन हम सब सिर्फ परेशान होकर बैठे थे, लेकिन हैरत की बात यह थी, इतना सब हो जाने के बाद, इतने शोर शराबे के बाद भी नाइला की चाचू और चाची वो आवाजें सुनकर इनके घर नहीं आए। बहरहाल ऐसे ही थोड़ा और वक्त गुजर गया। नाइला का लिखना है कि एक रात नाइला को स्मोकी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। नाइला ने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन स्मोकी कहीं नहीं मिली। आखिरकार नाइला उसे ढूंढती ढूंढती अपने घर के कार पहुंची। नाइला जब वहां पहुंची तो उसने देखा एक गाड़ी के नीचे थोड़ी सी स्मोकी की धूम नजर आ रही है। नाइला ने सोचा कि हो सकता है फैज़ान ने आज फिर इसके साथ कुछ किया होगा, इसलिए स्मोकी डर के गाड़ी के नीचे छुप गई है। नाइला ने जब स्मोकी को निकालने के लिए गाड़ी के नीचे हाथ डाला तो नाइला के हाथ पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। नाइला ने जब हाथ बाहर निकाल कर देखा
तो वो खून था। नायला ने जल्दी से एक स्मोकी को तुम से ही पकड़ा और खींच के बाहर निकाला तो वो देखकर नायला की खून जम गया। स्मोकी का जिस्म तो मौजूद था लेकिन उसका सर उसके साथ था ही नहीं। नायला समझ तो चुकी थी कि ये हरकत किसकी है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। आखिर था तो उसका भाई ही और वो भी अपने काबू में नहीं था। ऐसे ही फिजान की हरकतें बढ़ती जा रही थी। वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करता था जिसकी वजह से सारे घर वाले परेशान हो गए। इन्होंने फिजान का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई हल ना निकला। जिसके बाद भी फिजान को लेकर जाते वो आगे से यही जवाब देता कि इस अमल का कोई तोड़ नहीं है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। नायला का कहना है कि एक रात उसके अबू अपने कमरे में ईशा की नमाज पढ़ रहे थे कि नायला ने देखा कि फिजान बिल्कुल अबू के पीछे खड़ा हुआ अबू को घूरी जा रहा है। नायला फौरन से चलते हुए अपने अबू के कमरे में गई। उसने जाकर फिजान को उसके हाथ से पकड़ा तो नायला ने नोट किया कि फिजान का हाथ बर्फ की तरह ठंडा हुआ है, जैसे काफी देर कोई चीज फ्रीजर में रखी हो। नायला ने फिजान का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर लेकर आ गई और उसके हाथों की मालिश करने लगी ताकि उसके हाथ को थोड़ी गर्माइश मिले। नायला का कहना है कि उसने देखा कि उसके अबू काफी देर से सजदे में ही है, वो सजदे से उठ नहीं रहे। नायला ने फिजान को जाकर उसके कमरे में लिटा दिया और जाकर अम्मी को बताया कि अबू काफी देर से सजदे में ही है। नायला की अम्मी जब आई उन्होंने भी आकर देखा वो काफी देर तक नायला के अबू सजदे से नहीं उठे। जब उन्होंने जाकर अपने शोहर को थोड़ा सा हिलाया तो वो एक तरफ को गिर गए। नायला का लिखना है कि जब उन्होंने अपने अबू को हाथ लगाया तो उनका जिस्म ठंड से अकड़ चुका था। इतना शदीद उनका जिस्म ठंडा पड़ रहा था कि जैसे कोई तेज बर्फानी इलाके में हो। नायला और उसकी अम्मी ने मिलकर नायला के अबू को उठाया और उनके ऊपर मोटा कंबल डाला, लेकिन वक्त बवक्त उनका जिस्म और ज्यादा ठंडा पड़ता जा रहा था। नायला ने जल्दी से अपने मोहल्ले के क्लिनिक से ही डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब ने जब आकर उनको चेक किया तो डॉक्टर साहब ने ऐसी बात बोली जो सुनने के बाद नायला और उसकी अम्मी की जिंदगी वहीं पर रुक गई। डॉक्टर साहब ने बताया कि ये तो मर चुके हैं। नायला का कहना है कि अबू के फौत होने के बाद हमारी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। उन्हें बिल्कुल मालूम न था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। गर्मी की रातों में अबू का जिस्म एकदम इतना ठंडा कैसे पड़ गया। अब उनके घर में मातम छा गया था। नायला का लिखना है कि अबू को फौत हुए में दिन तो काफी गुजर गए थे, लेकिन अभी भी ऐसे ही महसूस होता था कि जैसे अबू अभी भी उसी कमरे में नमाज पढ़ रहे हैं। इन कुछ ही दिनों में नायला ने अपने अबू को भी खो दिया था और तकरीबन अपने भाई को भी। नायला का कहना है कि अबू के फौत होने के बाद मेरी अम्मी ने फैसला किया कि वो अपने शोहर को तो खो चुकी है और वो अपने बेटे को कुछ नहीं होने देंगी। नायला की अम्मी को किसी ने एक बंगाली आमिल का बताया जो कि काला इल्म और उसका तोड़ करता था। नायला और उसकी अम्मी उस आमिल के पास चली गई। उस आमिल ने भी फिजान की हालत देखकर वही सेम बात दोहराई कि इसका तोड़ कोई नहीं कर सकता है, लेकिन एक हल है कि इसका हम उलट कर सकते हैं। यानी जिस किसी ने भी आपके ऊपर ये काला इल्म करवाया है, ये जादू उसी के ऊपर उलट हो जाएगा। जो जो कुछ आपने खोया है उसको भी वो सब कुछ खोना पड़ेगा। आप इसको बदला बोलो या कुछ भी। नायला की अम्मी को उस वक्त यही ठीक लगा। उन्होंने उस आमिल को ये काला जादू उलट करने की इजाजत दे दी। नायला का लिखना है कि ऐसे ही वक्त गुजरता गया। नायला के चाचू ने
नायला के अब्बू के सारे बिजनेस पर हक जमा लिया। उनके जितने जितने प्लॉट्स थे सबके ऊपर अपना कब्जा कर लिया और जिस घर में नायला लोग रहते थे वो उन्हें उसको भी छोड़ने का कहने लगे। रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आकर नायला की अम्मी ने वो घर आखिरकार छोड़ ही दिया और दूर कहीं नायला और फिजान को लेकर किराए पर शिफ्ट हो गई। नायला का कहना है कि काफी वक्त गुजरने के बाद हमें एक खबर मिली कि हमारे चाचू के घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से हमारे चाचू की पूरी फैमिली फौत हो गई है। नायला को यह तो नहीं मालूम था कि ये उस जादू के उलट की वजह से हुआ है या किसी और वजह से, लेकिन नायला बस इतना जानती थी इस काले जादू ने नायला की हंसती बसती जिंदगी मुकम्मल तौर पर उजाड़ के रख दी। नायला का कहना है कि फिजान अब पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है, बस वो बिस्तर पर पड़ा रहता है एक जिंदा लाश की तरह। तो दोस्तों, ये था एक सच्चा वाकया जो मुझ तक पहुंचा। मैंने कोशिश की कि इसको उन्हीं के अल्फाज में आप तक पहुंचा सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर नया आने वाला सच्चा वाकया आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे मेरी जुबानी की किसी और कहानी। तब तक के लिए फी मान लिया।